तो भारत का नया बजट आ चुका है और देखिए ये सिर्फ आंकड़ों और नंबर्स का कोई कॉम्प्लिकेटेड सा खेल नहीं है। नहीं, असल में ये एक बहुत बड़ा कदम है भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र मतलब एक डेवलप नेशन बनाने की दिशा में। तो चलिए साथ मिलकर जरा इसे खोल कर समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो हम सबके भविष्य को एक नई शक्ल देने वाला है। अच्छा, इस बजट को समझने से पहले ना एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी नहीं, एक देश उसके लोग होते हैं। क्योंकि आखिर में हर पॉलिसी, हर रुपया और हर योजना का जो असली मकसद है वो देश के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना ही तो है। तो इस बजट के दिल में, इसके सेंटर में है विकसित भारत का सपना। ये बस कोई हिसाब किताब की किताब नहीं है, बल्कि ये उस मंजिल तक पहुंचने का एक नक्शा है, एक पूरा रोड मैप है। इसे ना एक लंबी यात्रा की तरह सोचिए। मंजिल एकदम साफ है, विकसित भारत। लेकिन भाई किसी भी सफर के लिए हमें एक मजबूत गाड़ी और उसमें डालने के लिए ईंधन, फ्यूल तो चाहिए ही होता है ना? चलिए देखते हैं कि ये बजट इन दोनों ही चीजों का इंतजाम आखिर कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले उन इंजनों पर नजर डालते हैं जो इस विकास की गाड़ी को रफ्तार देंगे। सरकार ने कुछ ऐसे खास सेक्टर्स की पहचान की है जो हमारी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। ये है वो 4 मेन इंजन। पहला है कृषि, दूसरा एमएसएमईज यानी हमारे छोटे और मझोले उद्योग, तीसरा है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और चौथा है निर्यात मतलब एक्सपोर्ट्स। बजट का पूरा जोर इन सभी को और मजबूत करने पर है। हमारा पहला और शायद सबसे जरूरी इंजन है कृषि। जरा सोचिए, जब हम दालों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, मतलब हमें बाहर से दालें नहीं मंगवानी पड़ेंगी और हमारे किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज मिलेंगे, तो क्या होगा? उनकी कमाई बढ़ेगी और साथ ही पूरे देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। तो ये बजट इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब बात करते हैं दूसरे इंजन की, एमएसएमईज यानी हमारे छोटे और मझोले उद्योग। देखिए, ये सिर्फ कोई बिजनेस नहीं है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं जो करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव हुआ है। सरकार ने ना एमएसएमई की परिभाषा ही बदल दी है। इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की जो लिमिट्स थीं, उन्हें बढ़ा दिया गया है, जैसा आप यहाँ देख ही सकते हैं। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अब और भी ज्यादा कंपनियां एमएसएमई कहलाएंगी और उन्हें सरकार से मिलने वाली मदद और स्कीम्स का फायदा मिल सकेगा। ये उनके विकास के लिए एक जबरदस्त बूस्ट है। तो अर्थव्यवस्था के इंजनों के बाद आप बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, लोगों में सीधे निवेश की। बजट का खास ध्यान 4 स्तंभों पर है: गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी यानी महिलाएं। युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है। आने वाले 5 सालों में देश भर के सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएंगी। 50,000! ये वो जगहें होंगी जहां बच्चे सिर्फ किताबी बातें नहीं सीखेंगे, बल्कि रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और नई टेक्नोलॉजी के साथ प्रैक्टिकल काम करना सीखेंगे। ये भविष्य के इनोवेटर्स को तैयार करने की एक तरह से नींव है। हेल्थ सेक्टर में भी एक बहुत जरूरी कदम उठाया गया है। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 नई सीटें जोड़ी जा रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमारे पास भविष्य में और भी ज्यादा डॉक्टर्स होंगे जो देश के कोने कोने तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा पाएंगे। और हाँ, शहरों को विकास का पावर हाउस बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा अर्बन चैलेंज फंड बनाया गया है, ताकि हमारे शहर सिर्फ रहने की जगह ना रहें, बल्कि ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज के सेंटर बने। रोजगार पैदा करने के लिए टूरिज्म को एक बहुत बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा है। 50 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तैयार किए जाएंगे और अगर कोई अपना घर होम स्टे बनाना चाहता है तो उसे आसानी से मुद्रा लोन मिलेगा। साथ ही युवाओं को टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए तैयार करने के वास्ते स्पेशल स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लेकिन इन विकास के इंजनों को लगातार चलाने के लिए फ्यूल यानी ईंधन भी तो चाहिए, और ये ईंधन आएगा फाइनेंशियल और टैक्स सेक्टर में होने वाले बड़े सुधारों से। तो फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए कुछ बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। पहला, बीमा सेक्टर में अब 100% विदेशी निवेश यानी एफडीआई की इजाजत होगी, जिससे इस सेक्टर में ज्यादा पैसा आएगा और कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरा, गांवों के लिए एक नया ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टम बनाया जा रहा है, ताकि किसानों और छोटे कारोबारियों को लोन मिलना और आसान हो जाए। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, इनकम टैक्स। तो सरकार ने टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए हैं।
अब देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि 4 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स। इसका सीधा मकसद मिडिल क्लास के हाथ में थोड़ा और पैसा छोड़ना है, ताकि वो ज्यादा खर्च कर सके और अपनी सेविंग्स भी बढ़ा सके। चलिए अब इस पूरी कहानी को जना बड़े आंकड़ों में देखते हैं कि आखिर ये रुपया आता कहाँ से है और जाता कहाँ पर है। तो सरकार की कमाई होती कहाँ से है? जो सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी हर 1 रुपए में से 24 पैसे, वो उधार से आते हैं। इसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स और जीएसटी का। और ये पैसा खर्च कहाँ होता है? सबसे बड़ा हिस्सा यानी 22% वापस राज्यों को उनके हिस्से के तौर पर दिया जाता है। इसके बाद एक बड़ा हिस्सा पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाता है। ये चार्ट सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि सरकार की कमाई और खर्च में कितना अंतर है। और अच्छी खबर ये है कि ये घाटा लगातार कम हो रहा है, जिसका मतलब है कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। तो इन सभी निवेशों और सुधारों को देखते हुए सवाल यही बचता है कि क्या भारत अपने लक्ष्य के हिसाब से एक विकसित राष्ट्र बनने की सही राह पर है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।